पांडुलिपियों में पाठ विचलन, उनके कारण एवं अशुद्धियों का स्वरूप, इस विषय को लेकर मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूं। पाठालोचन के सिद्धांत, पाठालोचन की प्रविधि, मेथोडोलॉजी, इन सबको समझने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि पांडुलिपियों में मूल पाठ कैसे अपने मूल स्वरूप से विचलित हो जाता है। इस पाठ विचलन के क्या कारण होते हैं और जो पाठ विचलित होता है, यानी पांडुलिपियों में जो अशुद्धियां प्रविष्ट होती है, वो किस तरह की होती है, उनका क्या स्वरूप होता है, इसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करनी बहुत आवश्यक है। जैसे कि मौखिक एवं लिखित रूप में जो पाठ संचरण चलता है, वहीं से बात हमें शुरू करनी होगी। भारत में संस्कृत विद्या का विकास बहुमुखी रहा है। ऋषि प्रणीत वेदों की मंत्र संहिताएं हो या अन्य ग्रंथकारों के द्वारा रचित सूत्र साहित्य हो, काव्य साहित्य, इन सब का जो ग्रंथ राशि है, उन सब का प्रसार गुरु शिष्य एवं पिता पुत्र की मौखिक परंपरा से होता था और लिखित परंपरा में भी उन ग्रंथों का संरक्षण एवं संचरण, संक्रमण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा है। यद्यपि भारत में पुस्तकस्था विद्या की अपेक्षा से कंठस्था विद्या की महिमा ही अधिक थी। जैसे कि एक सुभाषित में कहा गया है कि पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। विद्या किताब में ही रह जाती है और दूसरे के हाथ में सौंपा गया धन भी समय आने पर हमें काम नहीं लगता है, वापस नहीं मिलता है। कार्य काले समुत्पन्ने सती न सा विद्या न तद्धनम, यानी विद्या तो ऐसी होनी चाहिए जो जिह्वाग्रे निवास करने वाली हो, यानी कंठस्थ की गई हो। तो ये सुभाषित भी हमें यही कहता है कि हमारे देश में यद्यपि कंठस्थ विद्या का महिमा पहले था, अधिक था, तथापि यह भी ज्ञातव्य है कि हमारे ग्रंथों का पुनर्लेखन यानी पांडुलिपियां बनाने का कार्य भी बहुत आदिकाल से चलता है, जिसके कारण ही आज भी करोड़ों की संख्या में पांडुलिपियां विविध संग्रहालयों में देश के सभी कोने में उपलब्ध हो रही है। यह भी हकीकत है। कंठस्थ विद्या का महिमा करने के साथ साथ यदि हमने उन विद्याओं का लिखित रूप नहीं तैयार किया होता तो आज ये सारी पांडुलिपियां उपलब्ध नहीं होती। प्राचीन ग्रंथों का प्रतिलिपिकरण एवं लिप्यंतरण, ज्ञान संरक्षण एवं ज्ञान संचरण के लिए यानी नॉलेज ट्रांसमिशन, उसके लिए अनादिकाल से पांडुलिपियां बनाई जाती होगी। यहां अनादि शब्द से अज्ञात है आदि जिसका, वी हैव जस्ट नो। पुराने समय से हमारे देश में पांडुलिपियां बनाई जाती थी। ब्राह्मी लिपि में लिखी गई पांडुलिपियों का पहले प्रतिलिपिकरण करके दूसरी लिपि में उसको लिखा जाता था। जब भी यदि हम अनादिकाल से कहते हैं तो कालिदास और उसके भी पहले के समय से ये पांडुलिपियां बनती होगी। लेकिन जैसा हमने पहले आपको बताया है, हमारे देश की प्राचीनतम लिपि 2500 वर्ष पुरानी ब्राह्मी लिपि है। तो ईसा पूर्व वाले हमारे सभी ग्रंथकार, उनका लिखा हुआ ग्रंथ, उनकी अवश्य पांडुलिपियां बनी होगी जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई होगी। तो ये प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि में लिखी गई पांडुलिपियों का कालांतर में
जब भी प्रतिलिपिकरण हुआ होगा तब नई शताब्दी में आने वाली, नए प्रदेश में आने वाली दूसरी लिपि में उसका लिप्यंतरण भी हुआ होगा। इसलिए ये बात ध्यान में लेना है कि हमारी पांडुलिपियों बनाने की प्रवृत्ति पुनर्लेखन नहीं था, लेकिन साथ साथ में लिप्यंतरण का विषय भी जुड़ा रहता था। अतः ध्यातव्य है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत ग्रंथों की पांडुलिपियां सबसे पहले तो मानवकृत प्रतिलिपिकरण से बनी है। इट इज मेड मैन्युअली, किसी व्यक्ति ने बनाई है, और प्रादेशिक लिप्यंतरण से गुजरते हुए ये सारी ग्रंथ राशि हम तक पहुंचाई गई है। एवं संस्कृत के ग्रंथों की पांडुलिपियां वनस्पति जन्य पर्णों पर यानी बिन टिकाऊ की जाती थी। दिस आर द थ्री मेन पॉइंट्स जिसके कारण पाठ विचलन होता है। एक तो मैन्युअली निर्माण होता था, मानवकृत प्रतिलिपिकरण है। दूसरा, उसके साथ लिप्यंतरण का भी मामला जुड़ा हुआ है। और तीसरा, जिन पर हम लिखते थे वे फलक, राइटिंग मटेरियल हमारा वो वनस्पति जन्य था। हम पर्ण पर, भुर्ज पत्र हो, ताड़पत्र हो और कागज, ये सब वनस्पति जन्य फलक है, उन पर हम लिखते थे जो बिन टिकाऊ थे। इसी के कारण बार बार किसी भी ग्रंथ का पुनर्लेखन प्रतिलिपि बनाना अत्यंत आवश्यक बन गया था, अनिवार्य बन गया था। और इसी के साथ ये मूल कारण है जिसमें से पाठ विचलित हुए हैं। तो पांडुलिपियों की निर्माण की पृष्ठभूमि यदि ऐतिहासिक दृष्टि से हमें देखना है तो is usually cited as the inventor of the modern printing press in 15th century. इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का भारत में प्रवेश 1850 के आसपास होता है, यानी 200 वर्षों से अधिक पुराना ये नहीं है। भारत में मुद्रण कला का प्रवेश यानी मशीनी पुनर्मुद्रण वो बहुत पुराना नहीं है, 200 साल का उसका इतिहास बता सकते हैं हम। अतः प्राचीन काल में जिन ग्रंथों की रचना हुई थी उन ग्रंथों के पाठ का फैलावा मानवकृत प्रतिलिपिकरण के द्वारा हुआ था। नंबर वन, जैसे ही मनुष्य की एंट्री होती है, प्रतिलिपिकरण के कार्य में मनुष्य जुड़ता है, तो मानव का तो स्वभाव ही था कि वो कुछ गलती करता है। टू एयर इज ह्यूमन। दूसरा एक वाक्य है, नो मैन इज परफेक्ट, यानी मनुष्य की पहचान ही है कि वह भूल कर सकता है। बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता के अनुसार प्रतिलिपिकरण होता था। तो मेंटली एंड फिजिकली फिट होना या अनफिट होना ये भी एक परिबल है कि जो पाठ को विचलित करता है अपने मूल स्वरूप में से। प्राचीन भारत में पाठ प्रवर्तन की अनुश्रुति जो हमने आपको पहले बताई है, वो अनुश्रुति इस तरह की है कि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने बैठकर गणेश जी को आह्वान किया और उनको लेखक स्थान पर, लिपिकार के स्थान पर निमंत्रित किए। उन्होंने लिखा, जो टेक्स्ट तैयार हुई वो जय संहिता थी। कालांतर में वह व्यास जी के शिष्य वैशंपायन के हाथ में आई। वो संस्करण करता बने, यानी उन्होंने कुछ संस्कार किए, कुछ नए श्लोक जोड़े। जो केवल कौरव पांडवों की युद्ध कथा थी उसको वंश कथा, भरत वंश की कथा बनाई, यानी जय संहिता को भारत संहिता का रूप दिया। और कालांतर में सुत पुराणी लोगों ने ऋषि मुनियों को कहा तो तभी अन्य भी आख्यान उपाख्यान उसमें जोड़ दिए और उसको धर्म काव्य का रूप दिया, जो 1,00,000 श्लोक का महाभारत बन गया। और उसके बाद प्रतिलिपिकारों की बड़ी लंबी परंपरा चलती है।
और आज अब आधुनिक पाठ संपादक का ये कर्तव्य बनकर खड़ा है कि इनमें से वो मूल पाठ की गवेषणा करे, प्राचीन से प्राचीनतर पाठ की और गति करे। पाठ संचरण की अनुश्रुति है, जो अनुश्रुति है, किंवदंती है, उसमें अंतर्निहित बात यही है कि महाभारत एक कर्तृक रचना नहीं है। इट्स ए मल्टी ऑथरशिप टेक्स्ट। अनेक व्यक्तियों ने मिलकर उसको बनाया है। तभी तो मूल पाठ की गवेषणा करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। यद्यपि मुश्किल ही है, असाध्य नहीं है। डॉक्टर कुंजुन्नी राजा ने एक अपने आर्टिकल में लिखा है कि a copy can never be an exact replica of its exemplar, and the deterioration of the text increases with the number of successive copying. प्रतिलिपिकरण की आवृत्ति बढ़ाते हैं, एक में से दूसरी, दूसरी में से तीसरी प्रतिलिपि बनाते हैं, तो उसमें अनुगामी पांडुलिपियों में पाठ विचलन की मात्रा बढ़ जाती है। इट इंक्रीजेस। भी प्रतिलिपि जो होती है वो अपने मूल रूप का यथातथ रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। नेवर बी एन एग्जैक्ट रेप्लिका। इसका मतलब ये है कि आदर्श प्रति का वो प्रतिमूर्ति रूप फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, बल्कि उसमें अधिक गिरावट आई होती है। जैसे जैसे पांडुलिपियों की परंपरा आगे बढ़ती है तो पाठ में गिरावट बढ़ती जाती है। मानवकृत यानी पांडुलिपि अपनी आदर्श प्रति की यथातथ प्रतिकृति नहीं हो सकती है। प्रतिलिपि की प्रतिलिपि की प्रतिलिपि शताब्दियों से कार्य चलता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे अशुद्धियां द्विगुणित त्रिगुणित इत्यादि होती रहती है। अब इन अशुद्धियों के कारण और उनके स्वरूप के बारे में चर्चा करना आवश्यक बन जाता है। यही बात प्रोफेसर एस.एम. कत्रे ने बताया था। सुमित्र मंगेश कत्रे पुणे के प्रोफेसर रहे, जो प्रोफेसर वी.एस. सुक्थनकर जी की निश्रा में भी बहुत कुछ कार्य कर चुके हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, करप्शन ब्रीड फर्दर करप्शन। एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि को जन्म देने के लिए, उसको पैदा करने के लिए पर्याप्त है, सक्षम है। So rapid is the textual deterioration that the original readings become clouded over. वो इतना जल्दी से मूल पाठ अपने रूप से विचलित होता है कि अनेक अशुद्धियों से वो घिर जाता है, अशुद्धियों के बादलों में घिर जाता है, और इवन ड्रिवन आउट बाय फ्रेश कॉर्प्स ऑफ करप्शंस, या ऐसी अकल्प्य नवीन अशुद्धियां भी दाखिल होती हैं कि मूल पाठ कहीं संपूर्ण रूप से खो जाता है। दिलीप कुमार कांजीलाल ने शकुंतल के बारे में ऐसा कहा है कि अब जो बचा है वो जस्ट स्केलेटन ऑफ द प्लॉट। विज्ञान शाकुंतल की कथा वस्तु का कंकाल ही बचा हुआ है, यानी उनके अंदर जो मांस मज्जा इत्यादि कालिदास ने भरे थे वो तो सब गायब हो गए। यहां तक की हताशा उन्होंने जताई है। अब समझिए, ये बात ऐसी है कि जैसे हिमालय से गंगा प्रवहमान होती है तो ऋषिकेश तक आते तक को गंगा जल परिशुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही वो हरिद्वार में गंगा जी प्रवेश करते हैं और एक कुंभ का मेला लगता है, करोड़ों की तादाद में लोग स्नान करते हैं, अपने शरीर का मल उसमें सम्मिश्रित करते हैं, वहां से जो प्रदूषित होना शुरू होता है, तो जैसे जैसे अनेक गांवों में से, अनेक राज्यों में से वो गुजरती हुई, वही गंगा नदी जब कानपुर, इलाहाबाद और उससे भी आगे चल के आप जाएंगे बनारस, और वहां से अंत में
कलकत्ता के पास गंगा सागर तक पहुंचेगी जब वो गंगा जी, तो वहां का अनेक फैक्ट्रियों का, अनेक ड्रेनेजेस का पानी उसमें मिल जाता है तब तक। तो वहां का पानी स्पर्श के योग्य भी, स्नान के योग्य तो ठीक है, आचमन की तो बात ही भूल जाइए, आप उसको स्पर्श तक नहीं कर पाएंगे, इतना वो प्रदूषित हो जाता है। बस यही हाल हमारे प्राचीन ग्रंथों का है, ये बात समझ लीजिए। हिमालय से निकली गंगा, उसका आप आचमन करते हैं, ऐसा आप नहीं मान सकेंगे। वो मूल रूप में गंगा जी रहती ही नहीं है। तो यही हाल प्रत्येक हमारे संस्कृत पाली प्राकृत ग्रंथों का आज हो चुका है। एंड it is these cloud of corruptions that requires either to be removed or to be amended in order to discover the son of the original genuine text. इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि अशुद्धियों के बादल जो घिरे हुए हैं और मूल पाठ को अंधेरे में द्रोहित कर दिया है, उन अशुद्धियों को चाहे तो आप पहले हटा दीजिए, दूर कीजिए आइडेंटिफाई करके, या उसकी सुधारणा कर लीजिए, एमिनेशन कर लीजिए, तब जाके आपको मौलिक पाठ का सूर्य प्रकाश जैसा स्वरूप, प्रकट रूप दिखाई देगा। वो मूल ग्रंथ का रूप कैसा होगा? इंटेंडेड बाय द ओरिजिनल ऑथर, एंड दैट इज द टास्क ऑफ ए क्रिटिकल टेक्स्ट एडिटर। मूल ग्रंथकार ने जो लिखना चाहा होगा, उनका जो अभिष्ट पाठ होगा, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। और यही कर्तव्य है आज के पाठालोचक का, पाठ संपादक का, कि वो संभवतः मूल ग्रंथकार को अभिष्ट हो ऐसे पाठ को ढूंढ निकालें और लिपिकारों के द्वारा, लहियाओं के द्वारा दाखिल की गई जाने अनजाने जो भी अशुद्धियां दाखिल हुई है, प्रक्षेप आदि दाखिल हो गए हैं, उन सबको हमें हटाना है, उसको परिष्कृत करना है, प्यूरिफाई करना है। एस.एम. कत्रे जी ने ये बात भी कही है, 3 काइंड्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपियां 3 तरह की होती है। सबसे पहले तो ऑटोग्राफ, यानी मूल ग्रंथकार का स्वहस्त लेख। देन कम्स फर्स्ट कॉपी ऑफ ऑटोग्राफ, प्रथम आदर्श प्रति, मूल ग्रंथकार के हाथ से जो पांडुलिपि बनाई गई होगी, उनकी प्रत्यक्ष रूप में सबसे पहली बनाई गई प्रतिकृति, पहली प्रतिलिपि, उसको आर्चिटाइप कहते हैं या प्रथमादर्श प्रति कहते हैं, जिनमें से अन्य पांडुलिपियां की परंपरा शुरू होती है। तो थर्ड लेवल पर कॉपीज ऑफ कॉपीज टू एनी डिग्री, यानी वंशज प्रतियों का समावेश होता है। ये 3 तरह की पांडुलिपियों की एक अवधारणा हमें करनी पड़ेगी कि कोई स्वहस्तलेख होगा, उसमें से कोई पहली प्रति बनाई गई होगी और कालांतर में उनमें से अन्य पांडुलिपियां बनी होगी। In the third case, the longer process of text transmission or deviations from the original text. देखिए, longer process of text transmission, लंबी परंपरा प्रतिलिपियों बनाने की, पांडुलिपियां बनाने की, तो उसमें जैसे जैसे अधिक से अधिक प्रतिलिपि बनाने की लंबी परंपरा होती जाएगी, तो अधिक से अधिक डेविएशंस, यानी मूल पाठ से हटकर, ओरिजिनल टेक्स्ट से हटकर कोई दूसरा दूर का पाठ हमको प्रस्तुत हो रहा है। सो द टास्क ऑफ एन एडिटर विल बी मच मोर डिफिकल्ट इन टेक्सुअल क्रिटिसिज्म। इसीलिए पाठालोचक के लिए ये काम मुश्किल तब हो जाता है जब सैकड़ों की संख्या में प्रतिलिपियों की परंपरा आगे निकल गई है। न केवल सैकड़ों, हजारों की संख्या में वो आगे निकल गई है। Here the text transmission may not be confined to a single script। और दूसरी आपत्ति ये बता रहे हैं कि सारे देश में से जितनी पांडुलिपियां कोई एक ग्रंथ की मिलेगी, वो सभी एक ही लिपि में लिखी होगी। ऐसा नहीं होता है। एक ही अभिज्ञान शाकुंतल, एक ही रघुवंश,
सारे देश के प्रदेश, विभिन्न प्रदेशों में आई हुई, प्रचलन में रही हुई विभिन्न लिपियों में लिखी मिलती। मैथिली शाकुंतल मिलेगा, मैथिली और बंगाली आपको शाकुंतल मिलेगा। आपको साउथ इंडिया में नंदी नागरी में मिलेगा, मोडी में मिलेगा, लड़ई में मिलेगा, ग्रंथ में, मलयालम में, कन्नड़ में। तो जैसे जैसे आप सारे देश में घूमेंगे, उड़ीसा में जाएंगे तो उड़िया स्क्रिप्ट में लिखा होगा। यानी आपको एक से अधिक प्राचीन पांडुलिपियां जब एकत्र करेंगे तो विभिन्न कालखंड की विभिन्न प्रतिलिपियों में उपयुक्त की गई लिपियों के साथ भी समस्या खड़ी होने वाली है। उनसे जूझना है, लड़ना है आप। दिस टेक्स्ट ट्रांसमिशन इज बीइंग डन फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। There is no chance to receive a genuine text. इसीलिए लगता है कि मूल पाठ मिलना प्रायः असंभव है, कोई चांस ही नहीं है। Which was written by author. मूल ग्रंथकार ने लिखा हो ऐसा नितांत रूप में, पूर्ण रूप में जो मौलिक कहा जाए, ऐसा पाठ मिलना कथम अपि संभव नहीं लगता है। अब अशुद्धियां प्रविष्ट होने का क्रम एवं कारण। दो चरण में अशुद्धियां प्रविष्ट होती है। प्रथम चरण में यानी नई पांडुलिपि के निर्माण के दौरान जो अशुद्धियां प्रविष्ट होती हैं, एक में से दूसरी जब पांडुलिपि बनती है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीराइटिंग न्यू मैन्युस्क्रिप्ट ऐसी अशुद्धियां होती है। तो प्रथम क्षण में अशुद्धियां आदि पैदा होने के दो कारण मुख्य रूप से ध्यान में आ रहे हैं। अब लिपिकार का स्वरूप कैसा है उस पर वो बात निर्भर रहेगी। जैसे कि अज्ञानी लहिया की ओर से अनैच्छिक कारणों से अशुद्धियां प्रविष्ट होती है। विदाउट एनी इंटेंशन, इनोसेंटली he will commit some mistake and some error will be there. अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, जानबूझकर वो कुछ नहीं करता है, अनजान ही उसके हाथ से कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं। दूसरी ओर कदाचित कोई लहिया ज्ञानी होता है, उनके हाथ से जब प्रतिलिपिकरण होता है तो ऐच्छिक कारण से, अपनी रुचि अरुचि के कारण, अपने कोई सांप्रदायिक अभिनिवेश बुद्धि के कारण वो पाठ में परिवर्तन करता है एवं पाठ में परिवर्धन भी करता है। उनका अपना जो टेस्ट रहा होगा तद अनुसार उस काव्य को, उस शास्त्र को वो नया रूप देगा। अब ये पांडुलिपि बनते समय होने वाली अशुद्धियां हैं, अनैच्छिक कारणों से और ऐच्छिक कारणों से। वो दोनों निर्भर है लहिया के प्रकार पर। अब द्वितीय चरण में जो होता है वो पांडुलिपि साद्यंत तैयार हो जाने के बाद एब्सोल्युटली कोई पांडुलिपि बन गई, किसी उपयुक्ता के हाथ में पहुंच गई, किसी पाठक के किसी गुरुकुल में पहुंच गई, तो वहां जाने के बाद उसमें कुछ पाठ में विचलन होता है। वो आकस्मिक कारणों से एवं कीटकादि से पांडुलिपियों में अशुद्धियां, खंडितांश आदि प्रविष्ट होते हैं। उस पर जल वर्षा काल है तो जल प्रक्षेप होगा, या नमी हो जाएगी उसमें, या दीमक लग जाएगी, या मूषक चूहा उसको काट देगा, इत्यादि कारणों से। दिस आर द एक्सीडेंटल कॉजेज कि जिसके कारण पांडुलिपि के पाठ में गिरावट आती है। उपर्युक्त तीन कारणों से पैदा होने वाली अशुद्धियां एवं त्रुटितांश आदि के उदाहरण अब हम शुरू करेंगे। जैसे कि लिखित पाठ संचरण में जो स्खलन होते हैं, तो अनुलेखन विधि के दौरान यानी प्रतिलिपिकरण के दौरान प्रविष्ट होने वाली अशुद्धियां इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी चेंजेस, दो भागों में हम उनको विभक्त कर देते हैं। और दुर्बल प्रतिलिपिकर्ता होता है तो उनके हाथ से जो अशुद्धियां प्रविष्ट होने वाली है वो ज्ञान जनित या अनवधान प्रयुक्त या शारीरिक अक्षमता के कारण होने वाला है।
दूसरी ओर स्वैच्छिक कारण से जो अशुद्धियां दाखिल की जाती हैं, वो ज्ञानी प्रतिलिपिकार के हाथ से होती है, या कदाचित कोई टेक्स्ट रिडेक्टर यानी पाठ शोधक पांडुलिपि बन जाने के बाद पाठ का संस्कार करने वाला, पाठ को परिष्कृत करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां, परिवर्तन, प्रक्षेप आदि करता रहता है। उसके हाथ से जो होने वाला है वो पाठभेद यानी कि पाठांतर पैदा होते हैं। वो क्षतिपूर्ति का भी साहसिक कार्य करता है। कोई स्थान पर पांडुलिपि में खंडित अंश है, तो वो अपनी बुद्धि लगाकर पूर्वापर संदर्भ में कुछ शब्द नए जोड़ देता है, या कठिन या अश्रूप कहीं दिखाई देगा तो उसका सरलीकरण कर देगा, या अद्यतन भाषा में उसको रख देगा, प्राचीन शब्द को बदल देगा, देशी शब्द को भी बदल देगा, संस्कृत का मताग्रही होगा, व्याकरण का आग्रही व्यक्ति होगा, तो पाणिनि व्याकरण के अनुसार यदि कोई शब्द प्रयोग नहीं है तो वो भी बदल देगा। तो ये ज्ञानी प्रतिलिपिकार का लक्षण होता है कि वो सब शास्त्र शुद्ध करना चाहता है, पाठक को सहायक बनने की इच्छा करता है, चमत्कृति वाला पाठ बनाना चाहता है, और अपनी रुचि अरुचि के कारण वो किसी अंश का स्थलांतर भी कर देता है, ये यहाँ ठीक नहीं लगता है, वहां होना चाहिए, या कुछ अन्य पांडुलिपियों से सम्मिश्रण भी कर देता है वो, अन्य दूसरी पांडुलिपि के पाठभेद यहाँ ले आएगा, या कहीं कहीं वो पाठ बढ़ा भी देगा, यानी इंटरपोलेशन करेगा, प्रक्षेप करेगा। उसके लिए मल्लिनाथ ने क्षेपक शब्द का प्रयोग किया है। क्षेपको अयम श्लोक, प्रक्षेप कहो या क्षेपक कहो। बाद में मूल ग्रंथकार के हाथ से नहीं, लेकिन बाद में किसी अज्ञात लिपिकार ने जो दाखिल किया हुआ अंश है वह। इन कारणों से यानी अनैच्छिक कारणों से पैदा हुआ सार्थक पाठांतर को जन्म नहीं देती है। उदाहरणतः स्थिति के स्थान पर वो स्थिति लिख देगा, मनीषा के स्थान पर वो मनीषा कर देगा। वो अशुद्धि, अज्ञान, इलिटरेट होने के कारण जो अशुद्ध उच्चारण करेगा उसी तरह का वो लिख देगा। तो अज्ञानी लिपिकार के हाथ से जो अशुद्धियां दाखिल होती हैं, उससे कोई मीनिंगफुल वेरिएंट, सार्थक पाठांतर खड़ा नहीं होता है। वो जल्दी समझ में आता है कि ये अज्ञान जनित, प्रमाद जनित अशुद्धि है। तो अनैच्छिक कारणजन्य अशुद्धियां के उदाहरण देखना चाहिए हमें। अनैच्छिक कारणों से जो अशुद्धियां, इनवॉलेंटरी और मैकेनिकल करप्शंस जो होते हैं, उनमें मुख्य रूप से वर्तनीगत दोष ज्यादा होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स ज्यादा हुआ, जैसे कि के कारण वह घनश्याम शब्द को धनश्याम लिखेगा, न उसको घकार का मालूम है कैसे लिखा जाता है, और ताल विषयकार के स्थान पर डाल देगा तो धनश्याम बना देगा, इस रूप में वो लिख देता है। पुंडरी के शब्द को वह पुंडरी का, ह्रस्व उकार को वह दीर्घ उकार बना देगा, इस रूप में वो लिख सकता है। नदीभ्याम को दीर्घ ही नहीं लिखते हुए रसोई छोटी ई के साथ लिख देता है, या कदाचित अशुद्ध उच्चारण के कारण बाल्यावस्था से ही जिस घर में उसका संवर्धन हुआ है, वहीं से उसको शुद्ध उच्चारण नहीं सिखाया गया, तो वह स्थायी भाव के स्थान पर वो क्षयी भाव ऐसा गलत लिखेगा। षट वेदांग शब्द के स्थान पर वह खड़ वेदांग लिख देगा, शकार को वो खकार के रूप में लिखता है, टकार का डकार बना देगा। हिंदी भाषी प्रदेशों में डकार का उच्चारण रेफ रकार के समान किया जाता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में नाड़ी शब्द है समयवाचक, तो नाड़ी को नारी लिखते हैं ज्ञानवशात, अशुद्ध उच्चारण वशात। उसी तरह से तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जो विवादास्पद पंक्ति आकर खड़ी है, और नारी ये तारन के अधिकारी, ऐसा मूल पाठ जो रहा होगा, इन तारण यानी उन
तीनों का उत्कर्ष हमें करना चाहिए। उसके स्थान में शायद शायद ढोल गंवार और नारी ये ताड़न के अधिकारी ऐसा गलती से लिखा गया होगा। रकार डकार में जो इंटरचेंज होता है, वर्ण व्यत्यय, उच्चारणगत दोष के कारण जो भ्रांति पैदा होती है, तो उसी के कारण तारन को ताड़न बना दिया होगा और तुलसीदास जी अनजान में विवाद में फंस जाते हैं। ये सारे लिपिकारों का प्रमाद हो सकता है। उस दिशा में भी हमें सोचने की बहुत आवश्यकता है। दिस इज जस्ट ए टाइपोलॉजिकल मिस्टेक, या जिसको हम कहें स्क्राइबल एरर, अनुलेखनीय संभावनापूर्ण ये अशुद्धि है। तो अनुलेखन के दौरान एक प्रतिलिपि से दूसरी प्रतिलिपि बनाते समय और मूल बेचारा एक विवाद में आकर खड़ा रह जाता है। अनैच्छिक कार्यजन अशुद्धियां के अन्य उदाहरण भी आपको देखना चाहिए। जैसे शारीरिक अक्षमता की बात मैंने कही थी, तो कदाचित दहिया वृद्ध हो गया है और उसकी आंखों में मोतिया बिंदु लग गया है, कैटरेक्ट लग गया है, जिसके कारण वह आदर्श प्रति के पाठ को ठीक तरह से नहीं पढ़ सकता है। तो कंफ्यूजन ऑफ सम लेटर्स उनकी आंखों में हो जाने के कारण वो ज्वलंतिम शब्द को चलंतिम के रूप में पढ़ सकता है और वैसा ही लिख देगा। देखिए, ज्वलंतिम में थोड़ा सा हल्का सा फेर करने से चलंतिम भी दिख सकता है। या यातुधान शब्द को पातुधान के रूप में लिखेगा। हम आगे चलकर आज कुछ ऐसी पांडुलिपियां देखने वाले हैं कि आप स्वयं भी यकार लिखा है या पकार लिखा है उसका जल्दी से निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो यकार पकार में जो साम्य है, आकृतिगत साम्य है, उसके कारण, और उसमें भी नेत्र दोष लग गया है, कम दिखाई पड़ता है बड़ी उम्र के कारण, तो ऐसी गड़बड़ी पैदा होती है। तो ये शारीरिक अक्षमता जन्य अशुद्धियां कहलाती है। लिखित पाठ संचरण में स्खलन के कुछ और उदाहरण। अब पांडुलिपि तैयार हो गई है ऐसा मान लीजिए, किसी लिपिकार ने, किसी लैया ने कोई पांडुलिपि बना दी, किसी संग्रहालय में, किसी गुरुकुल में, किसी व्यक्ति के घर में पहुंच गई। उसके बाद अनेक आकस्मिक कारणों से, मोर देन वन रीजंस, पाठ विनष्ट होता है। जैसे कि दीमक, कीटक, टर्माइट या व्हाइट एंड्स, व्हाइट फिश, इंसेक्ट्स, रेट्स, मूषक, चूहा इत्यादि। उनके कारण वो, क्योंकि वनस्पति जन्य फलक है, तो वनस्पति को खाने के लिए तो ये दीमक वगैरह लग ही जाएगी। तैल, जल प्रक्षेप आदि, ऑयल एंड वाटर, मॉइस्चर्स, यानी पांडुलिपियों वर्षा काल में उसमें नमी पड़ जाती है। शिथिल बंधन, छिद्र लगाना, लूज बाइंडिंग, आतप और सूर्य किरण से प्रभावी हमारा यह देश, वायु में आर्द्रता होने के कारण भी पांडुलिपियां कालक्रम से जीर्ण शीर्ण होती चली जा रही है। तो एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस को भी हमें ध्यान में लेना है। इन कारणों से, जिसमें मूल लिपिकार जिम्मेदार नहीं है, पांडुलिपि उसने बना के किसी को दे दी है, लेकिन पांडुलिपि जब हमारे घर में आती है तभी उस पर खतरा बना रहता है। इसीलिए राजशेखर ने काव्य मीमांसा में ये हमको एडवाइस दिया था कि सिद्धम च प्रबंधम अनेकादर्श गतम कुर्यात। एक बार किसी प्रबंध को आपने रच दिया, काव्य लिख दिया, तो आप तुरंत ही उसकी अनेक पांडुलिपियां बना लीजिए। एक विनष्ट हो जाए तो दूसरी पांडुलिपि में तो कम से कम वह पाठ सुरक्षित रह पाए। और इसीलिए लिपिकार भी पांडुलिपि के अंत में ऐसी विज्ञप्ति करता हुआ सुनाई पड़ता है। वो क्या लिखते हैं? तैलाद्रक्षेत जलाद्रक्षेत रक्षेत शिथिल बंधनात् मूर्ख हस्ते न दातव्यम एवं वदति पुस्तकम। मुझे तेल से बचाओ, जल से बचाओ, शिथिल बंधन से बचाओ, किसी इडियट के हाथ में मुझे मत सौंपो, ऐसा स्वयं पुस्तक यानी पांडुलिपि ही बोल रही है। जैसे यास्क ने
निरुक्त में कहा है, गोपाय मां शेव दिष्टे अहम अस्मि, मैं तुम्हारा शेवदी हूँ, मैं तुम्हारा निधि हूँ, ज्ञान निधि हूँ, मुझे बचाइए। विद्या हवै ब्राह्मण वाजगाम। उसी तरह से ये पांडुलिपियां भी सभी संस्कृतज्ञों को दो हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, अभी भी समय है। देखिए क्या होता है कालक्रम से, दीमक, कीटक, चूहा आदि के कारण क्या क्या होता है। ये ताड़पत्र हैं जो कंपैरेटिवली ज्यादा मजबूत होते हैं, फिर भी उसमें दीमक लग गई है और आप देख रहे हैं कि दीमक ने उसको खाना शुरू कर दिया है। पाठ में वर्णों में गिरावट आ रही है। उसी तरह से नीचे वाले भाग में पेपर मैन्युस्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, कागज पर लिखी हुई, उसके पन्ने फटते जा रहे हैं। तो इस तरह से पांडुलिपियों में मूल पाठ में गिरावट आती है। ये डेमोन्स्ट्रेशन इसीलिए आज रखा है कि ये पूरा कार्यशाला जो है हमारी वर्कशॉप, उसमें इस महामारी के दिनों में आपको कोई संग्रहालय में तो प्रत्यक्ष रूप से विजिट नहीं करवाया जाएगा। यही एक वेबसाइट का माध्यम है, वेबिनार का माध्यम है कि जहां पर आपको उसकी प्रतिमूर्ति के रूप में कुछ पांडुलिपियों के फोटोग्राफ में दिखा रहा हूं, ताकि आपको रूबरू एक साक्षात्कार हो जाए कि कैसे ये पांडुलिपियों में ऐसी गिरावट आती है। एक अष्टाध्यायी सूत्रपाठ की पांडुलिपि आपके सामने रखी है। आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आप उसको ठीक तरह से पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं। जो शुरुआत हो रही है वो है गौड्यादिभ्यश्च, 4-1-80 नंबर का सूत्र है, वहां से ये अंश जिस पन्ने पर लिखा है वो मैंने आपके सामने रखा है। दिभ्यश्च, अब कुछ हल्दी से भी पर जो छोटी ई लगाई है उसको हटाई है और आगे दी जोड़ दिया है। अब ये सूत्र पूर्ण होने के बाद दैव यज्ञी शौची वृक्षी सात्यमुग्री, अब देखिए सात्यमुग्री में यकार और पकार का कोई भेद नहीं रहा, सात पद दिखाई पड़ता है, सात्य है, सात्यमुग्री कांडे विधिभ्योन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम में भी आप देखिए जो श्याम है वो आपको विसर्ग भी दिखाई देगा, मात्र भी ऊपर दिखाई देगा, लेकिन वो अनुस्वार है। उसके बाद सूत्र आता है समर्थानाम प्रथमाद्वा। अब देखिए उसमें कितनी गलती की है लिपिकार ने। समर्थानाम ना का आकार नहीं है, इसीलिए ऊपर एक वक्र आकार वाली लकीर खींची है, यानी ये न में जो अह्रस्व है उसको दीर्घ में आपको पढ़ना है, उसकी ये निशानी है, उसका यह चिन्ह है। प्रथमाद्वा में प्रथा लिख दिया, द्वा प्रथाद्वा कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि भाई यहां तो प्रथमाद्वा होना चाहिए, तो थकारोत्तरवर्ती आकार को हटाया हल्दी से और दो पंक्ति के बीच में ऊपरी भाग में मां जोड़ दिया, समर्थानाम प्रथमाद्वा। उसके बाद सूत्र आता है प्राग्दिव्यतीय अधिकार में, प्राग्दिव्य तो अण, उसको भी आप देखिए। प्राग्दिव्य तो में आप दी को ढूंढ नहीं पाएंगे, गकार हलंत के रूप में लिखा है और बाद में जो है वो गड़बड़ी पैदा हो रही है क्योंकि बाद में हल्दी भी लगाई है, वो दी है प्राग्दिव्य तोण। और तो का ओकार भी आप देखिए तक शीर्ष पर चला गया, थोड़ा आगे हट गया है, तो प्राग्दिव्यतेण विसर्ग के साथ पढ़ने का मन हो जाता है प्राग्दिव्य तो अण। अवग्रह तो प्राचीन भारत में नहीं लिखा जाता था, बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये यदि आप सही रूप में पांडुलिपि नहीं पढ़ेंगे तो लिपिकार के द्वारा जो प्रमादवशात या जल्दबाजी में लिखावट कर दी है वो हमारे लिए शिरदर्द बन जाती हैं, शिव वेदना पैदा करती हैं कि पांडुलिपि को हम सही ढंग से कैसे पढ़े। बाद में सूत्र है अश्वपत्यादिभ्यश्च,
तो उसमें भी आप देखिए पकार और यकार में अश्वपत्यादि प भी है और तुरंत उसके बाद त्य है, अश्वपत्यादि दोनों में प प प दिखाई पड़ता है। आप पढ़ने की थोड़ी कोशिश कीजिए कि पकार यकार में साम्य होने के कारण आज यदि आप उसकी कोलेशन शीट बनाएंगे, संतुलन पत्रिका बनाएंगे, तो आपको बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, अर्थ संगति बिठाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसीलिए पाठालोचक बनने के लिए जो पूर्व सज्जताएं मैंने कही थी, उसमें सबसे पहले प्राचीन लिपियों का ज्ञान, दूसरा मैंने बोला था संस्कृत भाषा का ज्ञान, तीसरा मैंने कहा है विषय का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण की पांडुलिपि लेकर बैठे तो व्याकरण विषय का भी ज्ञान होना चाहिए। तो और चौथा मैंने बताया था पांडुलिपि पढ़ने का अभ्यास, प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तब ये महामारी के दिनों में प्रैक्टिस तो नहीं होगी, तो इस माध्यम से आप अभी उसकी थोड़ी प्रतीक्षा, उसकी पर्यालोचन कीजिए, उसकी प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए कि अश्वपत्यादि भ्यश्च, उसमें भी गलती से जोड़ दिया था जिसको बाद में हटाया है। और देखिए जो भ्य का यकार किस रूप में जोड़ा है, भी के आगे वाली छोटी ई को हल्दी से हटाई, लेकिन ब हलंत करना तो शक्य नहीं था, इसीलिए उसके साथ यह जोड़ दी गया, अश्वपत्यादि भ्यश्च इत्यादि इत्यादि। विस्तार नहीं करेंगे, अंतिम पंक्ति पर ध्यान दीजिए। तो ब्राह्मण मधुबभ्रवोर ब्राह्मण कौशिकयो हो, बाद में शंग गोत्रे, अब ये जोड़ना है तो वहां काकपद की निशानी लगाई है उसने कि माधव्य और बाभ्रव्य शब्द बनाने के लिए आपको शंग प्रत्यय जोड़ना है। तो यहां पर यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो ये सूत्र आप अपूर्ण रूप में उसकी प्रतिलिपि बनाएंगे। तो इस तरह से ये कौशल हमें हस्तगत करना बहुत जरूरी है। इनवॉलेंटरी और मैकेनिकल करप्शंस, यानी अनैच्छिक कारणों से पैदा होने वाली अशुद्धियां, जिसमें एक तो रिपीटेशन होता है, डिटोग्राफी पुनरुक्ति होती है, या यथातथ रूप में दोबारा वही शब्द लिखा जाता है, ऐसे दोष खड़े हो जाते हैं। दूसरा है ओमिशंस ऑफ वर्ड्स और लाइंस, कोई कोई शब्द छूट जाते हैं या पंक्तियां छूट जाती हैं थ्रू सिंपल नेग्लिजेंस, केवल असावधानी के कारण, प्रमाद के कारण, अनवधानवशात शब्दों का या वर्णों का छूट जाना, पंक्तियों का छूट जाना, वो भी पाठ को विचलित करता है। पांडुलिपियों में पाठ कैसे विचलित होता है, तो लिपिकार की एक असावधानी वो भविष्य में जाकर पाठ संपादक के लिए बड़ा शिरदर्द बन जाता है। कंफ्यूजन ऑफ सम लेटर्स, ममाज्ञया लिखा है या ममाक्षय, जैसे मैंने अभी आपको बताया व्य में यकार कैसे जोड़ा था, ममाक्षय कोई उसको पढ़ लेगा, ज्ञ और क्ष यातु धानेन के स्थान में पातु धानेन पढ़ लेगा। ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स, कुछ कुछ वर्णों का आगे पीछे हो जाना। सुप्रभाता अद्य, तो आप देखिए उसमें द्य कूद कर पीछे से आगे आ गया, सुप्रभाद्यात हो गया। ऐसी गड़बड़ी हो जाने के बाद किसी भी कोश की मदद से, किसी भी व्याकरण की मदद से आप सही अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे। एडिशन ऑफ लेटर्स, नए शब्दों या वर्णों को जोड़ देना। मैं दिखाऊंगा कुछ उदाहरण आपको पांडुलिपियों के माध्यम से। रॉन्ग जंक्शंस एंड डिवीजन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की गलत तोड़ फोड़ कर देना। जैसे कि भगवत गीता का एक पाद है, एक चरण है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः,
अब वैश्वानर शब्द अग्नि का वाचक है, वैदिक भाषा में से आ रहा है। ये बात जो नहीं जानता है, सामान्य हल्का फुल्का संस्कृत जानने वाला है, वो व्यक्ति क्या करेगा? उसको सरलता से उसमें श्वा और नर दिखेगा, वही अलग कर देगा अनर्थक निपात। श्वा यानी कुत्ता और नर यानी मनुष्य। भगवान ऐसा कहते कि या तो मैं कुत्ता बन के या तो मनुष्य बन के, इत्यादि इत्यादि। बड़ी हंसी आती है हमको, लेकिन संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होने पर आप डिवीजन ऑफ वर्ड्स, शब्द का अलग अलग पृथक्करण जो कर देते हैं गलती से, वो शुरुआत में तो हंसी आती है, लेकिन अंततोगत्वा पाठालोचक के लिए वो मूल ग्रंथकार से बहुत दूर खींच के फेंक देता है। उसी तरह से इंटरचेंज ऑफ प्रीफिक्सेस, अधि के स्थान पर अभी आ जाना, अभी के स्थान पर अधि आ जाना, ऐसी बहुत सारी गलतियां महाभारत की पाठालोचना के प्रसंग में आदि पर्व महाभारत प्रोफेसर वी.एस. सुक्थंकर जी ने जो 1933 में प्रकट किया भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो उन्होंने उनकी प्रस्तावना में द प्रोलोगोमेना टू महाभारत में ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखाए हैं कि उन्होंने जो विभिन्न पांडुलिपियों का परीक्षण किया उसमें ऐसा ऐसा हुआ है, जिसके साथ हमारा भी साक्षात्कार होने वाला है। देखिए, पुनर्लेखन जनित वर्णों की पुनरुक्ति का दोष, रिपीटेशन या डिट्टो कॉपी। देखिए, प्रथम पंक्ति सुविधा के लिए मैंने रक्तवर्णी लाइन खींच रखी है दो भाग में। शरसंधानम नाटयति नेपथ्य भो भो राजन, रा के बाद ज छूट गया है तो उसको ऊपर लिखा है भो भो राजन अश्रम मृगोयम न हंतव्य, न हंतव्य लिखना था, लेकिन तकार की द्विरुक्ति हो गई, न हंतव्य। तो ये रिपीटेशन, वर्णों की द्विरुक्ति हो जाना। बाद में सूतः दुष्यंत का सारथी बोलता है आकर्ण्य, आकर्ण्य लिखना है, आकर्ण्यावलोक्य च, सुनकर, जो वैखानस ने कहा कि आश्रम मृगोयम न हंतव्यः, उसको सुनकर और देखकर ऐसी रंग सूचना देना चाहता है, लेकिन लिपिकार के प्रमाद से आकर्ण में आया हुआ ककार वो दो बार लिखा है, जिसके कारण समझ में नहीं आता है कि कहना क्या चाहते हैं कालिदास। अब ये लिपिकार का प्रमाद हम इसके माथे पर मढ़ देते हैं कालिदास के नाम पर कि कालिदास ने आख करने क्या लिखा होगा। हकीकत में वो लिपिकार का प्रमाद है कि वर्णों की द्विरुक्ति कर दी है। दूसरी पंक्ति देखिए, बाण पात वर्तिनः कृष्ण सारस्य अंतरे तपस्विनः उपस्थिताः राजा संभ्रमम। अब राजा संभ्रमम नहीं है, वो राजा ससंभ्रमम है, संभ्रम के साथ। जैसा ही सुना कि हमारे मार्ग में वो मृग को, आश्रम के मृग को मारने के लिए बाण को तैयार करके खड़ा है, और बीच में कहा जाता है कि आश्रम का मृग के है, उसको नहीं मारना है, तो एकदम संभ्रम पैदा होता है, घबराहट पैदा होती है। तो ससंभ्रम में से एक स निकल गया, अब हमारे लिए उसका अर्थ करना मुश्किल हो जाता है। राजा संभ्रमम होना क्या चाहिए, ससंभ्रमम, संभ्रम के साथ बोलता है। तेन ही गृह्यताम वाजिना, तभी तो हमारे अश्व को रोक लो आप। उसी तरह से तीसरी पंक्ति में जो रेड इंक से बताया है, पैखानस हस्तम, वो लिखना चाहता है, हाथ उठाकर राजा को रोकता है कि राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य। देखिए, यहां हंतव्य ठीक लेगा। अभी जो हस्तम उद्यम्य, हाथ को ऊंचा उठाकर ऐसी रंग सूचना देना चाहता है, तो के स्थान पर उद्यस्य कर दिया। अब कैसे समझाया जाए?
और यकार पकार का यदि अंतर नहीं करेंगे तो 10 प वांचेंगे आप, तो भी गड़बड़ पैदा होगी। और नीचे चलते हैं। नखलु नखलु बाण सन्निपात, यहाँ पर भी 2 बार मृु मृु कर दिया। बाद में समझ में आया कि मैं 2 बार मृु लिख, इरिटेशन हो गया। तो पहले मृु के पर 2 डॉट डाल दिए, तो उसको हटाना है। इस तरह से आपको पांडुलिपि पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा वर्णों की पूर्ण कैसे। नखल तो उस पर डॉट 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 डाल दिया और थोड़ी सी हल्की अभी भी दिखाई देती। उसी पंक्ति आगे वाले भाग को देखिए। जाते न मुच्यताम अभिशव। अब उसका संबंध देखिए क्या है, ऊपर वाली पंक्ति देखिए, दुरासदो भविष्यति। अब मैं जल्दी से दोरी को ढीली करता हूं तो आप जल्दी पास पहुंचाएंगे। ते न संप्रति तु समदेशवर्तिनः ते न दूरासदो भविष्यति। यह मृग तुम्हारे लिए दूर नहीं रहेगा। अब यहां पर जो गलती हुई है वो भी पहले समझ लेते हैं। संप्रति यानी नाउ, ऑनवर्ड, संप्रति तु समदेशवर्तिनः ते, आप मृग के नजदीक पहुंच जाएंगे, इसीलिए वह मृग आपसे दूर नहीं रहेगा। लेकिन समदेशवर्तिनः में जो ती का दीर्घ ई है वो वस्तुतः व्याकरण के अनुसार साधु रूप के रूप में ह्रस्व इकार होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ी कर दी है। सावधान हमें रहना है। बाद में राजा की उक्ति आती है। रा वहां लिखा है पंक्ति के अंतभाग में और जा नीचे डाल दिया है। यदि आप उसको अलग रूप से ब्रेक करेंगे कि राजा की उक्ति है ऐसा नहीं समझ पाएंगे, तो जाते न ऐसा तृतीयांत बदलेंगे आप, जाते न मुच्यताम ऐसा हो जाएगा। बाद में इस पंक्ति का अर्थ लगाना एकदम नितांत असंभव हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसी लिपिकारों के प्रमाद या लिखने की जो शैली है, निरंतर लिखना, शब्द को बीच में से तोड़ देना, उससे बच के हमें रहना है। वॉलेंटरी एडिशंस बाय टेक्स्ट रिडेक्टर। पांडुलिपि बन जाने के बाद कोई कोई स्थान पर पाठ शोधक लोग बैठते थे, लिखी हुई पांडुलिपि में सुधार कर देते। ये शब्द एस के बेलवेलकर जी ने, अरे वी एस सुक्तंकर जी ने प्रयुक्त किया है, टेक्स्ट रिडेक्टर यानी पाठ शोधक। वो लोग क्या करते थे, केवल लैया की अशुद्धियों को नहीं मिटाते थे, बहुत कुछ करते थे। क्या क्या करते थे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइटम्स ऑफ ए लिस्ट। मान लीजिए कहीं पर कोई वन उपवन का वर्णन है, कवि ने उसमें 2-4 पौधे, 2-4 वृक्षों का, लताओं का नाम दिया है, उसको लगेगा कि इसमें फलानी फलानी लता का नामोल्लेख नहीं हुआ है, फलाने फलाने वृक्ष नहीं है, तो उसमें उसको डिजायर टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन, उस वर्णन को परिपूर्ण करने के लिए अशेष रूप में सभी वृक्षों, सभी लताओं का समागम आपको दिखाने के लिए कुछ श्लोक जोड़ देगा। एथिकल, मॉरल, एपिग्राम्स, सेंसिशियस मैगजीम ऑन सुटेबल ऑकेजन्स। कभी कभी वो नीति विषयक उपदेश देने वाला श्लोक जोड़ देगा, आदर्श कोई दिखाएगा, कोई सुभाषित प्रकार का श्लोक जोड़ देगा, या आपकी संवेदनाओं को उत्तेजित करने वाला श्लोक भी डाल देगा। तो डॉक्ट्रिनल इंटरपोलेशन फॉर डिफिकेशन और टू डिफेंड ओन डॉक्ट्रिन, अपने सिद्धांत की रक्षा करने के लिए या किसी अन्य संप्रदाय वाले को के लिए, डिफिकेशन के लिए भी वो कुछ न कुछ अंदर नए प्रक्षेप जोड़ देते हैं। रिपीटेशन ऑफ स्टॉक स्टोरीज, कोई कोई समुचित स्थान पर पहले से निर्धारित की हुई कुछ कहानियां होती है उसके हाथ में, तो ऐसी कहानियां भी वो जोड़ देता है। मोटिव्स एंड डिस्कोर्सेस इन रिलीजियस टेक्स्ट, बहुत सारे अनुष्ठान की बात, तीर्थ भ्रमण के कारण प्राप्त होने वाले पुण्योदय, फलश्रुतियां, ऐसी कुछ पूर्व निर्धारित, पूर्व निश्चित श्लोकावली उनके पास रहती थी, जो वो बीच बीच में जोड़ता रहता है। इसीलिए कहीं ऐसे अंश हैं
पुराण में नहीं, अनेक पुराणों में एक साथ में एक समान रूप में प्राप्त होते हैं। अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग कॉन्फ्लिक्टिंग पैसेजेस इनटू हार्मनी। जब ऐसा पाठ शोधक देखेगा कि कहीं पर कुछ पाठ में विसंवाद लगता है, तो उस पाठ को सुसंगत दिखाने के लिए भी वो कुछ उसमें प्रयत्न करता है। While staging a Sanskrit play, actors may interpolate some dialogues. मंचन के दौरान, नाट्य प्रयोग के दौरान भी नट यदि ज्यादा कुशल है, सीजन्ड है, तो वो अपनी ओर से नए डायलॉग भी दाखिल कर देगा, नई शब्दावली दाखिल करेगा, जो अभिज्ञान शाकुंतल में प्रकट रूप से दिखाई रहा है। उदाहरणतः भगवत गीता में विश्वरूप दर्शन वाला पूरा अध्याय जो मिथकीय स्वरूप है, पश्यामि देवांस्तव देव देह वाला जो है ना, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्त वाला पोर्शन, भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया, अर्जुन डर गया, तो ये पूरा अध्याय ही इंटरपोलेटेड हो सकता है। गौतम ऋषि के न्याय सूत्रों में ईश्वर की सत्ता दिखाने के लिए कुछ सूत्र डाले गए। हमारे सम्मान्य प्रोफेसर जी भी 2 दिन पहले बता रहे थे कि वैशेषिक सूत्रों में भी बहुत सारी ऐसी गड़बड़ हुई है, ठीक तरह से समझ में नहीं आया तो कुछ नया जोड़ दिया, और जोड़ देने के बाद उसको हटाने के बदले उसकी भी संगति दिखाने के लिए परवर्ती काल के व्याख्याकारों ने प्रयास किए और आधुनिक प्रोफेसर्स भी उसको समझाने लगे। तो इस तरह से कुछ हिस्टोरिकल घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिसके कारण, आगमन होने के कारण जो वेद धर्म पर बड़ी आपत्ति पैदा हुई, तो वैदिक परंपरा में लिखे गए ग्रंथों में बहुत कुछ परिवर्तन करना आवश्यक बन गया। उसी तरह से दुष्यंत के मुख में अश्लील श्लोकों का प्रक्षेप भी हम देख रहे हैं, जो मिथिला और बंगाल की वाचनाओं में दिखाई दे रहे हैं। तो ये पाठ शोधक लोग ऐसा भी करते थे। अब सारे विश्व के शाकुंतल के सभी संपादकों, किसी को मालूम नहीं, ऐसी एक चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं कि शाकुंतल की एक पांडुलिपि मुझे ऐसी मिली है, जो प्रथम अंक का भ्रमर बाधा प्रसंग है। शकुंतला के मुख पर भ्रमर मंडराने लगता है। कवि यह सूचित करना चाहता है कि यह पद्मिनी प्रकार की नायिका है, यदि पद्मिनी है तो पद्म पर भ्रमर होगा ही होगा। तो मूलतः वहां पर 2 श्लोक वैसे ही कालिदास ने तो लिखे ही थे, यतो यतः षठ चरणों विवर्तते ततः ततः प्रेरित लोललोचना। ये शकुंतला के आंखों का वर्णन करने वाला श्लोक है। और दूसरा श्लोक है चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसी बहुशो वे पथुमतिम। ये भ्रमर को उद्दिष्ट करके लिखा गया श्लोक है। एक शकुंतला के नयन का सौंदर्य वर्णन करने वाला श्लोक है, दूसरा है भ्रमर की ईर्ष्या करते हुए दुष्यंत जो बोल रहा है वो। अब ये 2 श्लोक तो कालिदास ने लिखे, लेकिन जैसे ही वो नटमंडली के हाथ में पहुंच गया, तो उन लोगों ने एक तीसरा श्लोक भी दाखिल कर दिया। लोलाम दृष्टिमितस्ततो विभजते सुब्रूलता विभ्रमाम आभुग्नेन विवर्तते अवलता मध्येन कम्रस्तनी हस्ताग्रम विधुनोति पल्लव निभम सितकार भिन्नाधरा जाते यम भ्रमरावलंबन वशात वाद्यैर्विना नर्तकी। बिना वाद्य के जैसे नर्तकी नृत्य कर रही हो, इस तरह से शकुंतला रंगमंच पर नर्तन कर रही है। भ्रमरबाधा प्रसंग को नृत्य पेश करने का मौका जान लिया, प्रस्तुत किया जा सकता है शकुंतला का, तो उसके अनुकूल एक श्लोक भी बना दिया, वाद्य बिना नर्तकी वाला श्लोक। बात तो आगे बढ़ गई, यहां पर भी संतुष्टि नहीं हुई कवि मन्यमान बुद्धि वाले को, तो उसने ये जो पंक्ति अब आप देखेंगे, उसमें एक चौथा श्लोक भी प्राप्त हो रहा है, जिसको मैं नीचे ब्लू इंक में डाला है। पाणो पद्म धिया मधुक कुसुम भ्रांत्या तथा गंडयो फुल्लेन्दिवर शंकया नयनयोर वधूक बुद्ध्याद्रे
लीयन्ते कबरीषु बांधव कुल व्यामोह बद्ध स्पृहा दुर्वारा मधुपा कियन्ति सुतनु स्थानानि संरक्ष्यसि। अरे तेरे हाथ पर भ्रमर को लगता है कि कमल है, पाणौ पद्म दिया, और कुसुम की भ्रांति से तेरे गंडस्थल पर ये मधुक आ रहा है, और फुल्लेन्दु इंदिवर यानी कमल, फुल्ल यानी विकसित, विकसित कमल है, ऐसी शंका से तेरे नयन की ओर भी वो आगे बढ़ रहे हैं, तेरे अधरोष्ट पर स्पर्श करने आ रहे हैं। और कबरीशु, तेरे मस्तक पर जो वीणा है, जो वीणा बंधन करके रखा है, उसमें अपने बांधव कूल बैठे यानी अन्य भ्रमर आकर बैठ गए हैं। भ्रमर केशों में ऐसी आशंका हो रही है, इसीलिए व्यामोह बद्ध स्पृहा वाले ये मधुप, उसको तू किन किन स्थानों से बचाएगी? कभी वो तेरे हाथ पर पद्म की शंका से पहुंच जाते हैं, कभी तेरे गंडस्थल पर पहुंच जाते हैं। पूरा शकुंतला का शरीर ही कमलमय दिख रहा है। तो दुष्यंत शकुंतला को एड्रेस करके कहता है, हे सुतनु, कियंति स्थानानि संरक्षसी, तू कितने अपने स्थान को बचाएगी? जहां जहां जाएगी, जैसे जैसे घूमेगी, ये भ्रमर तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो देखिए, एक प्रसंग को बहलाने के लिए 10-15 मिनट का पूरा एपिसोड बनाने के लिए इन पांडुलिपियों में ऐसे अधिक श्लोक मिलते हैं। पूरे प्रक्षेप से भरा हुआ प्रसंग है। और ये जो श्लोक मैंने आपको दिखाया, वो अद्यावधि प्रकाशित हुई अभिज्ञान शाकुंतल की कोई भी छपी किताब में नहीं मिलेगा। ऐसा एक अद्यावधि इस क्षण तक अज्ञात रहा ये श्लोक आप देख रहे हैं। यहाँ इस रूप में प्रस्तुत किया है कि जो टेक्स्ट रिडेक्टर होते हैं या स्टेज डायरेक्टर्स होते हैं, वो कैसे कैसे प्रक्षेप करते रहते हैं। फ्रॉम मार्जिनल नोट्स, कभी कभी कुछ पांडुलिपि की हाशिया में लिखी हुई चीज, एक्सप्लेनेटरी नोट, उसको भी मूल पाठ में स्थान दिया जाता है। जैसे कि विज्ञान शाकुंतल में विदूषक सेनापति को कहता है, दूसरा अंग, एक्ट नंबर 2, सेकंड एक्ट, त्वं तावद अटवितो अटवीम आहिण्यमानो नासिकालोलुपस्य कस्यापि जीर्ण वृक्षस्य मुखे पतितोसी। सेनापति राजा को मृगिया के लिए, शिकार के लिए तैयार करने के लिए, उसको उकसाने के लिए आ गया है, और कहता है कि राजा जी देखिए, मेदश्छेद कृशोदरम इत्यादि करके राजा की प्रशंसा करता है। देखिए देखिए, व्यायाम से अपना शरीर कितना एकदम मोस्ट फिट लगता है। विदूषक घर जाना चाहते हैं, विदूषक को ये बात पसंद नहीं आती है, इसलिए वो सेनापति को गाली देते हुए कहता है कि तू एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमता फिरता, किसी नासिका के लोलुप ऐसे बूढ़े भालुक के मुख में जाकर गिर, कोई बूढ़ा भालुक तुझे खा जाए, तेरा विनाश हो, तेरा अमंगल हो जाए, ऐसा ब्राह्मण ये शाप दे रहा है विदूषक। अब नासिका लोलुप, बूढ़े भल्लुक को नासिका लोलुप कहने का मतलब क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो एक्सप्लेनेटरी नोट देने के लिए साउथ इंडिया की मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसा पाठ मिल रहा है, नरनासिका मांस लोलुपस्य। अब देखिए, पूरा स्पष्ट हो गया, मनुष्य की नासिका के मांस को खाने का लालची ऐसा कोई बूढ़ा बल्लुक तुम्हें खा जाए, उसके मुंह में जाकर तो गिर, ऐसा विदूषक कह रहा है। तो जो मार्जिन में नर और मांस शब्द जुड़ा होगा, उसको सही स्थान पर बीच में दाखिल कर दिया। तो यहाँ पर किसी गुरुजी ने पढ़ाते समय छात्रों को स्पष्टीकरण देने के लिए जो विवरणात्मक शब्द हाशिया में लिखे होंगे, अथवा विदूषक बने किसी नट ने ऐसा किया होगा, उनका मूल पाठ में प्रवेश कालांतर में हो गया साउथ इंडिया की मैन्युस्क्रिप्ट में। इस तरह से पाठ एम्पलीफाई बढ़ता गया, सुस्पष्ट होता गया। जो थोड़ा सा भी अस्पष्ट था, उसको एकदम सरलीकृत करके यहाँ प्रस्तुत कर दिया है।
लिपोग्राफी के उदाहरण, किसी भी वर्ण का लोप हो जाना ड्यू टू ओवरसाइट and more due to carelessness of a scribe, some omission of a letter or word or even a line. ओवरसाइट, दृष्टि भ्रम होने के कारण, जल्दबाजी में पढ़ लेने के कारण या प्रमादवशात सावधानी नहीं रखने के कारण लिपिकार के द्वारा कुछ वर्ण हट जाते हैं, कुछ शब्द निकल जाते हैं, कुछ पंक्तियां निकल जाती हैं। जैसे कि ये वी सुखतंकर जी ने दिए हुए उदाहरण है, तत्परिहाराय के स्थान पर तत्परिहाय हो गया। देखिए, परिहाय का भी अर्थ है और परिहार का भी अर्थ है, तो परिहाराय बना दिया। व्यवहारम है तो उसमें से वकार निकल गया, व्यहारम हो गया। हिरण्य प्रतिग्रह ग्रह शब्द है तो उसमें से हिरण्य प्रग्रह बन गया, ती निकल गया, प्रतिग्रह उपसर्गा ती निकल गया। क्षोध क्षम तत्व, विचार करने योग्य कोई तत्व, क्षोध क्षम तत्व, उसके लिए देखिए क्षोध क्षमत्वम हो गया, क्षोध क्षमत्व, क्षोध क्षम तत्व जो था उसमें से एक त निकल गया, जिसके कारण अब नया शब्द बन गया क्षोध क्षमत्वम, विवाद करने के योग्य हो गया। तो पूरा अर्थ बदल जाता है, नया शब्द क्रिएट हो गया। उसी तरह से शकुंतल का एक उदाहरण, लब्धम मया नेत्र निर्वापणम, मेरी आंखों को शीतलता देने वाली चीज मिल गई। दुष्यंत दूर से यज्ञशाला में से आ रहा है, ऋषि मुनि लोगों ने खाने पीने के लिए रिसेस का प्रावधान कर दिया। तो दुष्यंत सोचता है चलो हम तो हमारी सहेली के पास पहुंचते हैं, और दूर से देखता है शकुंतला को और खुश हो जाता है और प्रसन्न होकर बोलता है, लब्धम मया नेत्र निर्वापणम, मेरी आंखों को शीतलता देने वाली चीज मिल गई, यानी शकुंतला दिख गई। लेकिन लिपिकारों के प्रमाद से, केयरलेसनेस के कारण ये पकार निकल गया। अब शब्द बन गया लब्धम मया नेत्र निर्वाणम, मेरी आंखों को मोक्ष मिल गया, जो देखना था वो दिख गया। और हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर इसी पाठ से अवगत रहे अद्यावधि, किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि किसी ने कश्मीर की शारदा पांडुलिपियां देखी नहीं थी। तो उसमें जो निर्वापणम, शीतलता का वाचक शब्द था, उसको ध्यान में न लेकर निर्वाण शब्द से कालिदास बौद्ध संस्कृति के प्रति कुछ कटाक्षमयी वाणी का प्रयोग कर दे। देखिए निर्वाण यही होता है, ऐसा होना चाहिए, तो इत्यादि इत्यादि प्रलाप जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया है बिना पाठालोचना किए, उसका ये परिणाम है, उसका ये प्रकट उदाहरण है आपके सामने। नो स्क्राइब वुड लाइक और इंटेंड टू ओमिट एनी वर्ड और पोर्शन ऑफ ए टेक्स्ट, जानबूझकर ये लोग नहीं करते हैं। दिस शुड बी कंसिडर्ड एज ए मैकेनिकल एरर, हो जाता है, करने का इरादा नहीं था, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कोई आदमी एक काम में लगा है तो कहीं न कहीं कोई प्रमाद हो जाएगा, असावधानी बरतेगा और निर्वापण में से निर्वाण शब्द आ जाएगा और आप बस उसी पर लगे जाएंगे, साहित्यिक अर्थ करने के लिए, कैरेक्टराइजेशन के लिए, या सांस्कृतिक कोई उसमें समस्या देखेंगे। तो ये सारा संसार बाद में शुरू हो जाता है। तो देखिए कैसे ये हुआ है, नेत्र निर्वापण में से नेत्र निर्वाण में ऐसा 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 पाठभेद के क्यों कैसे खड़ा हो गया, उसके दो साक्ष्य में आपके सामने रख रहा हूं। एक काल्पनिक बात है ही। देखिए ऊपरी वाली मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसकी अंतिम पंक्ति में आप देखिए, वो पुरानी देवनागरी में लिखी गई है, इसलिए उसमें पड़िमात्रा का प्रयोग है। अंतिम पंक्ति में देखता हूं, यावद विटपांतरेण अवलोक्य अवलोकयामी तथा कुत्वा, था देखिए पुराना समय का है, अये
ए का एकार जो शीर्ष पर होना चाहिए, यकार के माथे पर होना चाहिए, उसके लिए अग्र पड़ी मात्रा का प्रयोग किया है। अये लब्धम नेत्र निर्वापणम, एकार भी आगे लटकाया है, ये पड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है। ऐशा मनोरथ प्रिया इत्यादि करके पंक्ति आगे चलती है। तो यहां अये लब्धम नेत्र निर्वापणम स्पष्ट आप देख रहे हैं। जो पांडुलिपि आपके सामने मैंने रखी है वो डाभला नंबर 349 16,630 नंबर की पांडुलिपि एम चंद्राचार्य जैन ज्ञान मंदिर से मैंने प्राप्त की है। और नीचे आपको एक दूसरी पांडुलिपि दी है जो भोगीलाल लहरचंद दिल्ली से प्राप्त की हुई है। विटपांतरेण अवलोकयामि परिक्रम्य तथा कृत्वा। अब आप पढ़िए, स्वयं पढ़िए। अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, वो निकल गया, देखिए, है ना, एकदम साफ बात है। जो अत्यंत प्राचीन देवनागरी में लिखी हुई पांडुलिपि है उसमें तो ऐसा है ही, और उसका समर्थन कर रही है कश्मीर की पांचों शारदा पांडुलिपियां, उसमें भी सर्वत्र एक समान रूप से निर्वापण है। लेकिन परवर्ती काल की देवनागरी में सभी पांडुलिपियों में नेत्र निर्वाणम हो गया। निर्वाण बौद्ध संस्कृति का शब्द है। तो इस तरह से एक वर्ण हट जाने से एक नया सार्थक पाठभेद खड़ा हुआ और उस पर पूरा लिटरेरी क्रिटिसिज्म बदल गया। समानाक्षर लोप यानी हैप्लोग्राफी, सिमिलर फोनिम्स अकर इन ए सेंटेंस, समान वर्ण ध्वनियां होती है किसी वाक्य में, तभी क्या होता है, वन और टू ऑफ देम टेंड टू बी ड्रॉप्ड बाय स्क्राइब। तो लिपिकार उनमें से किसी एक को गलती से भूल जाता है लिखना। दिस इज कॉल्ड ए हैप्लोग्राफी। आसित किलकिला शब्द, उसके लिए क्या हो गया, यहां किलकिल ऐसा दो बार आया। सिमिलर फोनिम्स, तो उनमें से एक लकार निकल गया और बन गया आसित की किला शब्द। उसी तरह से प्राकृतिक पांडुलिपि लेते हैं, लोल लो अणु, लोल लोचन चंचल नयन ऐसा कहना है, लेकिन यहां पर 3 बार ल ल ल ल आया, लोल लो अणु, तो उनमें से लो निकल गया, लोचन का लो, तो लोल अणु ऐसा हो गया, अब उसका अर्थ नहीं लगेगा। उसी तरह से द्वौ पुत्रो विनितायास्तु विख्यातो गरुड़ारुणो, विनिता के 2 पुत्र जो विख्यात हैं, गरुड़ और अरुण। अब उसमें रू रू मध्य में आया, वर्ण समान है, गरुड़ में भी रू बीच में है और अरुण में भी रू है, एक रू निकल जाने से गरुड़ाणौ ऐसा लिख दिया किसी प्रतिलिपिकर्ता ने। इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल फॉर ए स्क्राइब to jump to a line further off instead of going to the very next line. If those lines begin with the same letters, समान शब्दों से शुरू होने वाली दूसरी पंक्ति है, तो हमारी दृष्टि भ्रम होने से हम एक पंक्ति को छोड़कर दूसरी पंक्ति पर चले जाते हैं। The scribe may skip some lines or verses, जिसके कारण कुछ श्लोक छूट जाते हैं, कुछ पंक्तियां छूट जाती हैं और पाठ में गिरावट आती है। एवं शब्दों का स्थानांतरण एवं क्रम परिवर्तन, जिसको ट्रांसपोजिशन भी कही जाती है और एनाग्रामेटिज्म भी कहा जाता है। गिराने न चान्यों के लिए गिराने चनान्यो, इदम वचनम अब्रवीत, उसके लिए देखिए क्या हो गया, वचन शब्द पहले आ गया, वचनम तो इदम अब्रवीत हो गया। तस्मिन काले सहत्वया, रामायण की पंक्ति है तो उसके लिए तस्मिन काले त्वया सह, तो सहत्वया को बदल कर त्वया सह, अर्थ वही का वही है, पद पदावली सुरक्षित रही लेकिन पद क्रम बदल गया।
तो पदकम जब बदल जाता है तो उसको ट्रांसपोजिशन या एनाग्रामेटिज्म कहा जाता है। उसी तरह से नाट्यशास्त्र का एक उदाहरण देखिए, उपमा रूपकम चैव दीपकम। अब ये रूप शब्द पीछे चला गया, किसी दूसरी पांडुलिपि में ऐसा मिलता है, उपमा दीपकम चैव रूपकम, अलोक सामान्यम अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। ध्वन्यालोक, अलोक साम्यम प्रतिभा विशेषम परिस्फुरंतम सम अभिव्यनक्ति। अब उसमें क्या हुआ, अलोक सामान्य में से अलोक साम्यम हो गया, और परिस्फुरंतम शब्द आप देखिए आगे पीछे हो रहे हैं। Names and words may be transposed involuntarily, ऐसा होता है लेकिन इच्छा से नहीं, अनिच्छा से ये गड़बड़ हो जाती है। It may be affected voluntarily to guard against possibility of meta analysis, analysis। तो इस तरह से ये एनाग्रामेटिज्म के कुछ उदाहरण आपके सामने रखे। लिटोग्राफी, पुनरुक्ति दोष, जैसे कि हास्य रूपेण शंकर आया है, तो हास्य रूपेण शंकर आ गया, जैसे हमने उत्खातिनी भूमि ही का उदाहरण आपको पहले दिखाया था। उसी तरह से वृथैव त्वं विनङ्क्षसि के स्थान पर नकार की द्विरुक्ति हो गई, वृथैव त्वं विननङ्क्षसि हो गया। उसी तरह से लेकुना यानी लुप्तांश पैदा हो जाता है। ये मद विषयवासिनः, इस शब्द के लिए ये मद विषवासिनः हो गया, विषय का यकार निकल गया, तो अब हो गया ये मद विषवासिनः। इस तरह से वर्णलोप होता है, शब्दलोप होता है या वाक्य लोप होता है, इन सबको लेकुना ऐसे शब्द से जाना जाता है। स्वर संधि का अभाव दूर करना यानी रिमूवल ऑफ हाइतुस। हाइतुस को समझने की बहुत जरूरत है। हाइतुस मीन्स ब्रेक बिटवीन टू वॉवेल्स विच डू नॉट कंबाइन विथ ईच अदर। ऐसा संधि का अभाव कि जहां पर दो स्वर आपस में स्वर संधि नहीं होती है, उसको अलग ही रहना है, प्रकृति भाव रहना चाहिए। स्पेशल इन मेट्रिकल कॉम्पोजिशन, विशेष रूप से ये जब छंदोबद्ध रचना होती है वहां पर उनको अलग रखना है। इन शॉर्ट उसको लैक ऑफ संधि, संधि का अभाव भी हम कह सकते हैं। तो छंदोबद्ध रचना में दो पादों के मध्य में संधि का अभाव प्राप्त होता है। जैसे महाभारत का उदाहरण है, सृगबाण निशिगत्वा वा अपरे भुजगोत्तमाः। अब अपने सवर्ण दिखाई पड़ेगा, सवर्ण संधि होनी चाहिए, वापरे होना चाहिए। लेकिन यदि वापरे कर देंगे हम तो छंदोभंग हो जाएगा, अक्षर पूर्ति नहीं रहेगी। इसीलिए किसी चालाक टेक्स्ट रिडेक्टर ने तू अनर्थक पादपूरक का प्रयोग तू त्वपरे झपट लिख दिया, अब की रेगुलर हो गया, अब व्याकरण का दोष नहीं दिखाई देगा। लेकिन वी एस सुक्थंकर जी कहते हैं कि महाभारत जैसी रचना जो बहुत पुरानी है, 2000 वर्ष की है, वहां आर शुभ रहते हैं, दृष्टि से जहां करनी चाहिए लेकिन नहीं करते हैं, क्योंकि दो पाद के मध्य में ऐसा भाव रह सकता है, इट इज ग्रांटेड क्रिमिनल। लेकिन परवर्ती काल के लिपिकार, प्रतिलिपिकार उसको सहन नहीं कर पाते हैं और उसको वो रेगुलराइज करके छोड़ते हैं। पादांतर्गत शब्दों में आवश्यक संधि का अभाव, आदि अंतर्गत ऊपर वाला उदाहरण है वो दो पाद के मध्य की संधि का मामला था। अब ऐसा एक उदाहरण बी एस सुक्थंकर ने बताया है कि जहां पर किसी एक पाद में संधि की अपेक्षा है और संधि नहीं की गई है, जैसे कि षष्ठीम सहस्राणि पतन्ति व्योमनि तथा अशीतिम परिवत्सराणि। यहां तथा प्लस अशीति, तो यहां अकस सवर्ण दीर्घ लगना ही लगना है। लेकिन यदि ऐसा करते हैं, तथा शीतिम कर देते हैं, तो छंदोभंग हो जाएगा, अक्षर कम पड़ जाएगा।
इसीलिए किसी चालाक व्यक्ति ने अपि अव्यय का प्रयोग करके उसको बना दिया तथाप्यशीतिम परिवत्सराणि, तथापि प्लस अशीति बना दिया, जो अमौलिक पाठ है, यानी परवर्ती काल का पाठ है। इस तरह से हाइतुस को हटाने की जो प्रवृत्ति है वह भी परवर्ती काल की है, ऐसा महाभारत के पाठालोचक ने हमको बताया है। छंदो बंधारण के लिए शुद्धि, हाइपरमेट्रिक करेक्शन, जरूरत से ज्यादा शुद्धि करने का उपक्रम, जैसे विनताम विषण्ण वदनाम। आप 9 अक्षर यहाँ है, गिनती कर लीजिए, 9 अक्षर वाली पाद रचना जो कदाचित आर्ष काव्यों में दिखाई देती है, अब उसको सहन नहीं कर पाया कोई। अज्ञात पाठ शोधकों ने नए 3 पाठांतर दाखिल किए अलग अलग पांडुलिपियों में। सुखतंकर जी कहते कि ऐसा ऐसा मिलता है। विषण्ण रूपाम विनताम, अर्थ वही का वही है, देखिए हाँ? विनताम विषण्ण वदनाम, विषण्ण शब्द को बदल कर वदनाम के स्थान पर विषण्ण रूपाम कर दिया, तो अब 8 अक्षर वाला रेगुलर अनुष्टुप बन गया। किसी ने विषण्ण वदनाम को बदलने के लिए विनताम दीन वदनाम कर दिया, दीन शब्द ले आया। किसी ने तीसरा मार्ग लिया कि विनता शब्द को ही हटाओ, विनता का पर्यायवाचक शब्द कद्रु ले आओ, विषण्ण वदनाम कद्रुह कर दिया। इस 3 तरह से 8 अक्षर वाली पाद रचना बनाई गई है। A quarter of Anushtup Shlok is supposed to be of 8 syllables. According to the rules of Pingal Muni, but sometimes we get a quarter of 9 syllables in the text of our epics. This is called archaic form. इसको आर्ष रूप कहते हैं। It should be retained. उसको सुरक्षित हमें रखना चाहिए। Here any kind of change is not granted. उसको हमें अमान्य करना चाहिए। तो ये ग्रीन अक्षर में जो 3 पाठ भेद दिखाए हैं, उन तीनों को फुटनोट में डाले गए हैं। आर्ष एवं कठिन पाठ का सरलीकरण और रिमूविंग आर्केइज्म और अनफेमिलियर और डिफिकल्ट वर्ड। कभी कभी ये लोग ऐसा भी काम करते हैं, ये जो समझने में मुश्किल है, थोड़ा कठिन है, दुरूह है, दुर्बोध है, तो उन शब्दों को बदल देते हैं। Northern recension has apachinani, which is changed into apanitani. तो अपाचिनानी भी सही था, आर्ष रूप था, बहुत प्राचीन काल का शब्द प्रयोग है। तो सदर्न रिसेंशन में, दक्षिण भारत की वाचना में अपनीतानी के रूप में उसको सरलीकृत करके रख दिया है। उसी तरह से कुमार संभव का पहला ही श्लोक देख लीजिए। अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परो तो यनिदीवगाह्य पृथिव्या इव मानदंडः। उत्तर दिशा में आया हुआ हिमालय कितना चौड़ा है, 1500 किलोमीटर की रेंज है, ऊपर कश्मीर से लेकर दार्जिलिंग तक फैला हुआ है। पूरी हमारी उत्तर भारत की सीमाओं पर वो स्थित है। इसीलिए कालिदास ने उसको उपमा दी है स्थितः पृथिव्याः इव मानदंडः। पृथ्वी को नापने के लिए बनाया गया कोई मानदंड हो, मेजरमेंट हो, कोई गज हो, मापपट्टी हो, इस रूप में वो खड़ा है। और कितना लंबा है, तो कालिदास बोलते हैं पूर्वा परो तोय निधि वगाह्य। तोय निधि वो द्विवचनांत रूप से कवि ही कवि जैसा रूप है। पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र में अवगाहन करके खड़ा है, यानी उसका एक भाग पूर्व समुद्र में डूबा है और दूसरा समुद्र पश्चिम समुद्र में डूबा है, इतना लंबा है। अब वगाह्य रूप जो है वो भागुरी नाम के एक अज्ञात वैयाकरण का नियम है। वष्टि भागुरी रल्लोप अवाप्यो, अव और अपि उपसर्ग में से
अकार का लोप वो मान्य करता है बागुरी। तो अवगाह्य मूल शब्द था, लेकिन छंद में यदि कालिदास उसको प्रयोग करते हैं तो छंदोभंग होगा, अक्षर बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने भागुरी के अल्पज्ञात नियम का उपयोग करके वगाह्य लिख दिया। तो कालिदास तो सही है, व्याकरण से पूर्ण रूप से अभिज्ञ है, लेकिन हम लोग, आधुनिक समय के लोग, ये समझते नहीं है कि भागुरी के नियम के अनुसार अवगाह्य का अवगाह्य बन जाता है। तो ये बात जिसके नहीं थी, ऐसे वल्लभ देव जो कश्मीर के टीकाकार हैं, उन्होंने विगाह्य कर दिया कि लिपिकार का प्रमाद होगा। वियुक्त है, और विगाह्य अर्थ होता है आक्रम्य। पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र में जो खड़ा है हिमालय, ऐसा पाठ देने की भी एक परंपरा है, जिसके कारण भी पाठ अपने मूल रूप में से विचलित होता है। स्वप्न वासुदेव उदाहरण देखिए, पद्मावती की उक्ति है प्रथम अंक में, रहे, ये हमको सॉरी अवंतिका वेश में रही पद्मावती नहीं है, यहाँ वासुदेवता है वेश में, योगेंद्र के साथ में। वो पूछती है हमको कौन रास्ते से हटा रहा है, क्योंकि वो तो अपने आप को तो महारानी ही मानती है, उदय की सही पत्नी तो वही है। अब योगेंद्र वो भी छद्मवेश में है, वो कहते हैं भवती, अरे श्रीमती, यो धर्मा आत्मान, जो धर्म से अपने आप को हटा रहा है वह व्यक्ति हमको हटा रहा है। अभी वाक्य जल्दी समझ में नहीं आता है, यानी धर्म, ऐसा कहना चाहता है योगेंद्र। योगेंद्र का कहने का मतलब यह है, जो धर्म से अपने आप को दूर फेंकना चाहता है वो आपको, आपकी उत्सारणा, आपकी अवहेलना कर रहा है। सरलीकृत करने के लिए भास की पांडुलिपियों में ऐसा एक पाठ भेद मिलता है, यो अधर्मे आत्मानम विनियोजयति, जो अधर्म में अपने आप को जोड़ रहा है वो व्यक्ति महारानी आपको हटा रहा है। तो इस तरह से कठिन पाठ को, दुर्गम पाठ को सरल बनाने के लिए भी पाठ भेद होते हैं। ये जानबूझकर ऐच्छिक कारणों से, पांडित्य के कारण हुए पाठ परिवर्तन है, पाठ भेद है। ये भी मूल पाठ का विचलन ही माना जाता है। अब लिप्यंतरण के दौरान, ट्रांसलिटरेशन के समय पर क्या होता है, उसका एक उदाहरण वल्लभ देव ने दिया है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम, ये मेघदूत की पंक्ति है। इत्यत्र आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम, ऐसा भी पाठांतर मिलता है। यहाँ पर वल्लभ देव ने लिखा है कि केचित शकार थकारयोः लिपिसारूप्य मोहात् प्रशम इति ऊचुः। शकार थकार का साम्य है देवनागरी और शारदा लिपियों में, इसीलिए थकार शकार के भेद को नहीं जानने वाला व्यक्ति उसने प्रशम लिख दिया है। उसी तरह से उषा को तथा लिख देता है, तकार थकार में भी ऐसा साम्य है। तो when a scribe is conversant with one script and he is familiar with another, एक लिपि को पूर्ण रूप से जानता है, किसी को थोड़ी बहुत जानता है, them to the other, the scribe is liable to commit certain errors due to confusion of letters. तो में गलती हो जाती है दिमाग में। भाष्य में लिखा गया है, भाष्यकार गिराम यत्र विनष्टम लेखनादिना तददास शर्मा मुंज सूनूर कल्पयत। लेखन वगैरह के कारण जो भाग भाष्यकार की गिरा में से विनष्ट हुए हैं, उतने अक्षर को मैं अकल्पित, मैं कल्पना करके लिख रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं शब्द को पूर्ण करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति होती है। ऐसे भी, ऐसा करने से भी मूल पाठ विचलित हुआ है, ऐसा करने से भी मूल पाठ विचलित हुआ है, ऐसा ही कहा जाता है। One should not call this type of addition or insertion as an interpolation. ये प्रक्षेप नहीं है, ये क्षतिपूर्ति का प्रयास है, ऐसा कहना चाहिए। ये आप देखिए कि पांडुलिपियों में जब अशुद्धियां का जमावड़ा होता है तो आगे चलकर हमें क्या करना होगा।
जिसको हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन जो पहली रेड इंक के ऊपर, रेड लाइन से ऊपर है, वो अशुद्ध पाठ है। उदाहरति क्व सूयेति तत्र सूर्य वर्ष वर्णनम प्रकृतम उडुडुपे सागतरणम। ये येलो अक्षर सब गलत है। उसको शुद्ध करने के लिए भविष्य में हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि सूर्य है तो ब्रैकेट में आप उसको शुद्ध करके पाठ सुधारणा करके सूर्येति, गलत अंश को आप लिखिए जरूर, लेकिन ब्रैकेट में जो सही हो सकता है उसको ब्रैकेट में आपको दिखाना है। वंश वर्णनम, एक डू ज्यादा लिखा है। उडुपेन, छोटी सी नौका। प्रकृतम उडुपेन, द्विरुक्ति हो गई है, ज्यादा लिख दिया है। जैसे हंतव्य हमने आपको बताया, तो एक एक्स्ट्रा डू जो लिखा गया उसको इस तरह के ब्रैकेट में आपको डालना पड़ेगा। और जो वर्ण छूट गया है, सागर तरणम ऐसा होना चाहिए, लेकिन सागर तरणम में र दो बार है, तो जैसे गरुड़ारोहणों में एक रू निकल गया, उसी तरह से सागर का र निकल गया और तरण का र रह गया। तो यहाँ पर आपको वर्ण की पूर्ति करने के लिए तीसरे प्रकार का ब्रैकेट उपयोग में लेना पड़ेगा, सागर तरणम। तो फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो फॉर एमेंडेशन, पाठ सुधारणा के लिए। दूसरा जो ब्रैकेट है, टू इंडिकेट दैट द लेटर शुड बी ड्रॉप्ड आउट, वर्ण को हटाना है। और तीसरा अंतिम जो ब्रैकेट दिखाया है, टू सप्लाई ए नेसेसरी लेटर, आवश्यक वर्ण की पूर्ति करने के लिए उस ब्रैकेट का विनियोग होता है। अब इतनी सारी गलतियां हुई हैं कि उनके कारण हमने आपको दिखाए, उनके नमूने दिखाए, उदाहरण दिखाए, और लिपिकार इन बातों से अनभिज्ञ थे ऐसा भी नहीं था। वो जानते थे कि हमसे कुछ न कुछ गलती हुई होगी, हो सकती है हमारे से। तो वो लोग अपने पांडुलिपि के अंत में ऐसी प्रार्थना लिखते हैं, क्षमा याचना करते हैं। करकृतम अपराधम क्षन्तुम अर्हन्ति सन्तः, यादृशम पुस्तकम दृष्ट्वा तादृशम लिखितम मया। मेरे हाथ से कोई गलती हो गई होगी तो मुझे क्षमा कर देना। बाद में दूसरी विनंती करते हैं, तैलाद रक्षित जलाद रक्षित रक्षित शिथिल बंधनात् मूर्ख हस्ते न दातव्यम एवं वदति पुस्तकम। तीसरी भी प्रार्थना करते हैं, उदकानिल चौरेभ्यो मुषकेभ्यो हुताशनात् कष्टेन लिखितम शास्त्रम यत्नेन परिपालयेत्। मैंने बहुत कष्टी से पांडु ग्रंथ बनाया है, तो पानी से, पवन से, चोरों से, चूहे से, अग्नि से, ये मैंने जो कष्ट पूर्वक लिखा है ग्रंथ, उसको आप यत्न पूर्वक सुरक्षित रखिए। अदृष्ट दोषात् मति विभ्रमाद् वा यदत्र हीनम लिखितम लिखितम मयात्र तत्सर्वम आर्यैः परिशोधनीयम कोपम न कुर्यात् खलु लेखकस्य। इन सारी चीजों को, यदि आप आर्य है, इफ यू आर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो मेरी ये जो दृष्टि भ्रम के कारण, मति भ्रम के कारण जो कुछ मैंने कम या गलत लिख दिया हो, उसको शुद्ध करके आप पढ़िए। परिशोधनीयम भवद्भिः एव, मेरे पर क्रोध नहीं कर। और कुछ कम पड़ा हुआ है, कोपम न कुर्यात् खलु लेखकाय, चतुर्थी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो कुछ कम पड़ा हुआ है, इसलिए षष्ठी का प्रयोग कर दिया। कोपम न कुर्यात् खलु लेखकस्य, लेखक यानी लहिया पर आप होना। तो हमें भी सोचना होगा कि हम कैसे आभार प्रदर्शित करें इन पांडुलिपि बनाने वालों के प्रति। पांडुलिपियों के लेखकों के प्रति ही आभार प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने ही ग्रीवा भंग, कटी भंग, स्तब्ध दृष्टि हो जाने तक का कष्ट हमारे लिए झेला है और हमारे पास ये सारे ग्रंथ पहुंचाए हैं। अब हमें पांडुलिपियों में सुरक्षित रहे इन ग्रंथों की समीक्षित आवृत्ति बनानी चाहिए, क्रिटिकल एडिशन हमें बनानी चाहिए। तो पाठ संपादन का कार्य करके उन अज्ञात लेखकों की पीढ़ियों के प्रति हमारा ऋण हमें मिटाना चाहिए। ये बात ध्यान से समझना चाहिए और उसका हमें आज शिव संकल्प कर लेना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय। थैंक यू ऑल।